तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबों को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। पुनः कुछ दिनों के बाद मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। कुछ अपनी स्थिति खराब होने के कारण से मैं आप लोगों के बीच क्लास नहीं दे पा रहा था, लेकिन पुनः मैं आप सबों के बीच क्लास लेकर के आया हुआ हूँ। और आज का जो क्लास है वो ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परिवार के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है। हमारे सहयोगी लोगों ने कुछ कक्षाएं आयोजित की थी, लेकिन मेरा क्लास फ़िलहाल छूटा हुआ था। मैं इस 4th लॉकडाउन में आप सबों को घर में रहने का संदेश देता हूं। सुरक्षित रहें और अपने आप में देश के पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमारा क्लास 10th का समकालीन भारत पाठ्य पुस्तक का भाग 2 चैप्टर 2 पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन, आज इससे संबंधित हम लोग जानकारियाँ करेंगे। और इसका जो मेन फैक्टर है, हम लोगों को ज़्यादातर इसमें जीवन से संबंधित, जीवन से जुड़ी हुई बातों को जानने का एक अवसर प्रदान करेंगे। हम लोग एक प्रकार से सीखेंगे कि हमारे लिए ये सभी चीज़ें कितना महत्वपूर्ण है, हम लोगों के जीवन के लिए कितना आवश्यक चीज़ें हैं, और हमें इन सभी चीज़ों का कैसे संरक्षण करना चाहिए। इन सभी बातों को हम लोग आज एक दूसरे से चर्चाएं करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो पुनः मैं यदुनंदन कुमार उर्फ गुड्डू सर आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक्स वन एवं वन्यजीव संसाधन, जो टॉपिक्स देख रहे हैं नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले हम लोगों की इसमें जानना क्या है। एक्चुअल में ये जो टॉपिक्स है, ये जो चैप्टर है, हमारे 10th क्लास सिलेबस से बहुत कम ही सवाल रहते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन क्या है और वन्यजीव संसाधन क्या है। संसाधन टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है और उसका आर्थिक रूप से मूल्यवान हो, सांस्कृतिक रूप से महत्व हो, वो हमारा संसाधन था। इसका मतलब वन भी हमारे लिए मूल्यवान चीज़ है, उपयोगी चीज़ है, जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। हम लोगों के लिए ये उपयोगी होता है। तो वन क्या है और वन्यजीव संसाधन क्या है, चलिए अब हम लोग बिना देर करते हुए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को प्रारंभ करते हैं और इस चैप्टर से कुछ सीखते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से कम 2 क्लासेज होंगे और 2 क्लासेज के माध्यम से पूरा चैप्टर को विराम किया जाएगा। और इसका क्वेश्चन आंसर फिर मेरे PDF में अपलोड है, आप लोग PDF के माध्यम से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वन क्या है और वन्यजीव क्या है। वन एक्चुअल में जानते हैं कि पृथ्वी पर एक इसका पारिभाषिक तौर पर देखा जाता है। वन की परिभाषा अगर हम लोग जानते हैं, पढ़ते होंगे, इससे बताया जाता है कि वह प्राकृतिक संसाधन, वह प्राकृतिक पदार्थ जो धरती पर, पृथ्वी पर बिना किसी के सहयोग से स्वयं उत्पन्न होता है, बढ़ता है, वृद्ध अवस्था में पहुंचता है और स्वयं मृत हो जाता है, मर जाता है, वही संसाधन वनस्पति संसाधन के रूप में या वन के रूप में जाना जाता है, या वृक्ष के रूप में समझते हैं उसको। हम सभी लोग देखते होंगे कि वन को किसी ने नहीं, स्वतः उत्पन्न होता है। वन को किसी ने उत्पादन नहीं किया है, वन को किसी ने उगाया नहीं है। लेकिन आज वनस्पति के विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के वानिकी का कृषि कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बागवानी लगा रहे हैं, उपवन का विकास कर रहे हैं। ये हम लोग अपनी आज ज़रूरतों को समझ रहे हैं, जिस वजह से आज वनस्पतियों को संरक्षण करने के लिए, वानिकी का विकास करने के लिए, फसलों को उत्पादन करने के लिए वानिकी लगाना, इन सभी क्रियाओं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि वन को आप छोड़ दीजिए, देखिएगा उसके बहुत सारे फल वगैरह फूलते हैं, स्वतः वो गिरते हैं नीचे और फिर वो पौधा बन करके जो है, फल उसका जो है पौधा बन करके फिर उग जाता है वनस्पति के रूप में और फिर हरियाली छा जाता है।
तो इससे पता चलता है कि वनस्पति स्वतः उगते हैं, ठीक है, और बिना किसी सहयोग से बढ़ते भी हैं, बिना किसी के सहयोग से अपनी पूरा उम्र पूरा करने के बाद मृत हो जाते हैं। इस प्रकार से वनस्पति का चक्र निरंतर चलता रहता है। वन जो है हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। इस धरती पर वन जो है जीव जंतुओं का एक आधार प्रदान करता है। जीने की जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे जल, वायु और भोजन, इन सारी ज़रूरतों को अगर पूरा करता है तो वनस्पति करता है। तो हम सभी जीव जंतुओं के लिए जीवित रहने के लिए जो मूल आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों की पूर्ति अगर वनस्पति कर रहा है, वन से हमें प्रदान हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो आज हम उनकी महत्व को समझ रहे हैं। आज हम उसके महत्व को जान रहे हैं कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सो तो हमारे लिए जब इतना महत्वपूर्ण वनस्पति हैं, वन हैं, तो हम आज इसकी महत्व को देखते हुए वनों को विनाश करना कम और संरक्षण करना पर ज़्यादा सोच रहे हैं। जबकि मानव ने जिस समय इसके महत्व को नहीं समझा, उस दौरान में पृथ्वी पर अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो ईंधन के रूप में हो लकड़ी, घर बनाने के लिए हो लकड़ी, या अन्य तरह के कृषि के लिए खेत बनाना हो, सड़कें बिछाना हो, रेलवे लाइन बिछाना हो, खनन करना हो, फैक्ट्री लगाना हो, घर स्थापित करना हो, तो इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य ने क्या किया? वनों को विनाश किया, वनों को उजाड़ दिया, वनों की कटाई किया, जिससे हमारे पर्यावरण संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ गया और ऐसी स्थिति में हमारे पर्यावरण असंतुलित हो गया, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आज हम सभी लोग देख रहे हैं विद्यार्थीगण कि गर्मी के मौसम में भी बरसात का मौसम दिखाई दे रहा है, जाड़ा के मौसम में भी गर्मी दिखाई देता है तो बरसात दिखाई देता है, बरसात के मौसम में भी गर्मी नज़र आता है। ये सारी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। ये किसी चीज़ और नहीं है, ये है प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से। हम जितना अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, उतने ही अधिक मात्रा में हमारे प्रकृति का विनाश होगा और प्रकृति हमें बदला लेगा, मनुष्य से बदला ले रहा है। इससे हमारे जलवायु जो है वो परिवर्तन हो गया है, बेमौसम बरसात हो रही है। जिस मौसम में होना चाहिए बरसात वो नहीं हो रहा है, जलवायु बदल चुका है, बदलाव आ गया है जलवायु में। तो हमें इस बातों को ख्याल करते हुए हमें वन पर विशेष रुचि रखना होगा, वन पर संरक्षण के प्रति जागृति लाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बातों को जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, जिससे हमारा वनस्पति का विनाश कम और वन संरक्षण का विकास ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी इसका नाम दिया गया, वन्यजीव नाम इसलिए दिया गया कि वनों में रहने वाले जीव जंतु को वन्यजीव कहते हैं। अर्थात हम सभी मनुष्य भी एक वन्यजीव हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे, लेकिन आज हम लोगों ने आसपास के क्षेत्रों में वनों को इतना अधिक विनाश ही कर दिया जो वन रहा नहीं। इस माध्यम से कहते कि हमारे आसपास वनस्पति है ही नहीं। वही धीरे धीरे लोग वनों में रहते रहते वन को उजाड़ करके बस्ती बसाया, बस्ती से कस्बा बना, धीरे धीरे कस्बा से बड़ा शहर में परिवर्तन हुआ, शहर से फिर बड़े बड़े नगर बने, महानगर बन गए, और आज हम कहते हैं वन हमारे क्षेत्र में नहीं है, हम वन्य प्राणी नहीं हैं। जी नहीं, ये कथन मानव का गलत है। हम सभी जितने भी प्रकार के जीव जंतु धरती पर पाए जाते हैं, वो सभी जीव जंतु वन्य प्राणी के अंतर्गत आते हैं, वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। एक कीड़े मकोड़े, एक रेंगने वाला जंतु से लेकर के मनुष्य, बड़े बड़े नील व्हेल, हाथी, शेर, ये सभी क्या हैं? जंगली जीव हैं। हम उसको जब जंगली जीव मान रहे हैं तो हम भी खुद तो जंगली जीव हैं। इस प्रकार से
ये वन में रहने वाले प्राणियों को, वन में रहने वाले जीवों को, कीट पतंगों को, बड़े बड़े जंगली जानवरों को, स्तनधारियों को, सभी को वन्यजीव के श्रेणी में रखा जाता है, वन्य प्राणी भी कहा जाता है, वन्यजीव कहा जाता है। तो आज हम इसी संसाधन के बारे में, वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले एक दिखाया गया इससे संबंधित बताएं, उसके बाद लेप्चाओं का संगीत बताता है। लेप्चा का एक संगीत है, बहुत सुंदर सा संगीत, अपने लोक संगीत के रूप में गाता है। और मैं चाहता हूं कि इसको मैं, आज तो नहीं है लेप्चा के संगीत में, लेकिन फिर भी उसको मैं बुक्स के माध्यम से आपको इस संगीत को थोड़ा सुना देना चाहता हूं कि लेप्चाओं को किस प्रकार के संगीत कहता है। उनका संगीत कहता है, नारक मेरे ईश्वर, नारक भगवान को बोलते हैं, लेप्चा लोग बोल रहे हैं कि हे नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मतलब कि अपने आप को लेप्चा लोग कह रहे हैं भगवान से कि मुझे अपने आप को आप में समर्पित करने दें, मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण कर दें। इतना बढ़िया सुर संगीत है। नदियाँ जब गिरती है, बहती है तो झरझर की आवाज़, झरना जब गिरती है झरझर की आवाज़, नदियाँ जब कहती है तो लहराती की आवाज़, पर्वतों और वनों की जो आवाज़ है उसके संगीत में मुझे समर्पित होने का अवसर प्रदान करें। आप मुझे अपना मधुर संगीत समीर में ग्रहण करने दें और आपको, अपने आप को मैं आप में समर्पित करने दें। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ गीत है जो लेप्चा लोग अपने लोक संगीत में प्रयोग करते हैं और गाते हैं। तो इस प्रकार से लेप्चाओं के संगीत से क्या है प्रेरणा मिल रही हमको कि हम सभी लोगों को वनों से, जीव जंतुओं से, इन झरनों से, इन वनों से, इन पर्वतों से, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, ये प्राकृतिक चीज़ों से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप में ढलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा कि हमारे उतना चीज़ें वो दे रहा है और हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वन बहुत सारे चीज़ हमको देता है, जो बोले कि मूल आवश्यकताओं की सारी चीज़ें हमको पूर्ति कर रहा है वनस्पति, फिर भी वन कुछ आज तक नहीं मांगा है किसी से। वन अपने आप में ये कभी नहीं कहता है कि हमें मत काटो, मेरा फल मत तोड़ो, मेरा फूल मत तोड़ो, मेरे डालियां मत काटो, मेरे पत्ते का उपयोग मत करो। हम लोग जितना चाहते हैं, वृक्ष ही, वन के वृक्ष ही एक ऐसे चीज़ हैं जिनका हर पदार्थ हम सबों के लिए उपयोगी होता है। जड़ से, तना से, छाल से, पत्ती से, टहनियाँ से लेकर फल फूल तक, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है, फिर भी हम लोग उसका ज़्यादातर विनाश करते चले जा रहे हैं। हम लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि उसका संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे वनों का विनाश को रोका जा सके और हमारे संरक्षण पर्यावरण का बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता, जो हम लोग समझते हैं कि जैव विविधता वन और जीव जंतुओं से ही संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका परिभाषा होता है मैट्रिक्स के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैव विविधता। पूछता है क्वेश्चन, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। ठीक है। जैव विविधता कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, जो अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की अनेक उपजातियों को, अनेक प्रजातियों के समूह को जैव विविधता कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, उन सभी प्रजातियों के समूह को जब पृथ्वी पर पाया जाता है तो उसको हम जैव विविधता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। तो मैं बच्चे लोग आप सबों से एक सवाल देता हूँ, आप सबों से एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आप कितना से कितना, ठीक है, हम लिमिट नहीं बताएंगे कि इतना ही हो, जितना आप लिख सकते हैं जैव विविधता से संबंधित, एक तरफ कॉलम बनाएंगे जीव जंतुओं की प्रजातियों का नाम रखेंगे, एक तरफ रखेंगे वनस्पति प्रजातियों का नाम। इस जैव विविधता से संबंधित एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग जितना अधिक से अधिक, आपको हम ध्यान देखते, मतलब हम भी बहुत सारे जीव जंतुओं और वनस्पति की प्रजातियों का नहीं जानते हैं, फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के माध्यम से भी मुझे कुछ सीखने का अवसर प्रदान होगा, प्राप्त होगा। ठीक है। आप लोग कितना अधिक से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों का नाम लिख सकते हैं, कितने अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों का नाम, कितने अधिक वनस्पतियों की प्रजातियों का नाम लिख सकते हैं, उसका एक सूची बनाने का काम करेंगे। ये मेरा सवाल रहा विद्यार्थीगण, आप लोग इसको तैयार करने का कष्ट करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र। जैसा भी हम लोग देख रहे हैं कि जैव विविधता में पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं पृथ्वी पर, पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती है पृथ्वी पर। तो पारिस्थितिक तंत्र अगर आज है सुरक्षित तो वन और वन्यजीव से ही संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब इकोसिस्टम जो होता है कि पृथ्वी पर और पर्यावरण पर जीव जंतु और वनस्पति, ठीक है, जीव जंतु और वनस्पति के बीच के अंतर संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। कहने का मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र अगर आज है तो वन के कारण से, और अगर वन है तो वन्य जीव के कारण से, ठीक है। वन्य जीव जीवित हैं तो वन के कारण से, वन्य जीव जीवित हैं तो वन के कारण से, और वन जीवित है तो जीव जंतुओं के। कहने का मतलब है कि पर्यावरण अगर संतुलित अवस्था में है तो पारिस्थितिक तंत्र के कारण से, वन के कारण से जीव जंतु हैं और जीव जंतु के कारण से वन है। अगर ये दोनों में से कहीं एक थोड़ा संतुलित बिगड़ जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो दूसरा स्वतः विनाश हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर वन है, वनस्पति है, तो वनस्पति में रहने के लिए, वन में रहने के लिए जो जीव जंतु होते हैं, आज जीव जंतु अगर वन में है, चाहे मनुष्य, हम एक वन्य जीव एक प्रकार से हैं, हमें अगर आहार मिल रहा है, भोजन मिल रहा है वनस्पति से, कंदमूल मिलता है, फल फूल मिलता है, साग सब्जियां मिलता है, जिसको हम आहार के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जीव जंतु हैं जो वनों में हमेशा रहते हैं रात दिन। तो वो वन्य जीव अगर वन में रह रहा है, क्योंकि उसको भोज्य पदार्थ, सारे आवश्यकताओं की पूर्ति उसको वनों से हो जा रही है, लेकिन वन ही हम विनाश कर दे रहे हैं, वन ही समाप्त कर दे रहे हैं, तो वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन नहीं मिलेगा तो जीव जंतु कहाँ से रहेंगे। अर्थात एक दूसरे से टिके हुए दोनों। हमारा कर्तव्य है, वन्यजीवों का कर्तव्य है इसको संरक्षण करना, और इसका कर्तव्य है हमें संरक्षण करना। लेकिन हम सभी लोग मानव के बुरे कुकर्म के कारण से, इस वनस्पति का विनाश होने के कारण से वन्य जीव सारे जो है सो विलुप्त होते जा रहे हैं। ये संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा हो जाएगा जो पृथ्वी पर मिलना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी से सारे जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। जीव जंतु तभी समाप्त हो सकते हैं जब वन समाप्त होगा। वनस्पति अगर हरा भरा पृथ्वी पर बना रहेगा तो जीव जंतु कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए, ठीक है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार एक दिया गया है, ठीक है, IUNC, ठीक है, IUNC जो है वो IUNC कहता है कि इसके अनुसार इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, प्राकृतिक जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, अर्थात एक जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से कहता है कि जितना हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल होगा, उस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 पार्ट, ठीक है, अर्थात 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य है, जिससे पर्यावरण संतुलन की अवस्था में बना रहता है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रह सकता है, ठीक है। तो 1/3 हिस्सा अर्थात 33% भूमि पर वनस्पति का होना आवश्यक है। जितना कुल क्षेत्रफल रहेगा, अगर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है तो 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हमारा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण उस क्षेत्र का संतुलित अवस्था में बना रहता है, पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बना रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में बहुत कम है, अभी भी इससे लगभग 10% कम है। हमारे देश में अभी लगभग में 24.16% वन से ढका हुआ है, जो इसकी तुलना में बहुत कम अभी माना जा रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वनों का विकास धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला जाए, वनों का विकास करें। और विकास तभी हो सकता है जब हम वन की कटाई पर रोक लगाएंगे और वन संरक्षण पर जोर देंगे, ठीक है। तो इस आधार पर ये पारिस्थितिक संतुलन हमें ख्याल करके चलना है, बना करके चलना है। अब है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। हमारे भारत में वनस्पतियों की जातियां और प्राणी जातियों की प्रजातियां जो है सो मुख्य रूप से, दुनिया को तो छोड़ दीजिए, हम अपनी भारत की तुलना कर रहे हैं, हम अपने भारत से संबंधित जान रहे हैं, अपने देश से संबंधित जान रहे हैं,
तो भारत में रहने वाले वनस्पति जात कितने प्रकार के हैं और प्राणी जात कितने प्रकार के हैं? तो इसमें भारत से पाए जाने वाले देखिए वन्य प्राणियों की प्रजातियां, हमारे भारत में जीवों की जो विविधता है, जीवों की जो प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां हमारे भारत में 81,000 पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि वनस्पतियों की प्रजातियां कितनी पाई जाती है? 47,000 वनस्पति पाए जाते हैं। और उस 47,000 वनस्पति में से भारतीय मूल के वनस्पति कितने हैं? तो 15,000 हैं। भारतीय मूल के कहने का मतलब है कि ये वनस्पति जो 47,000 है उसमें भारत के मूल के अर्थात भारत में ही पैदा हुए हैं, और इसके अलावे दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों में ये 15,000 वनस्पति की प्रजातियां नहीं पाई जाती है। ये सौभाग्य है हमारे देश की कि इतने सारे जो हैं 15,000 वनस्पति की प्रजातियां किसी दूसरे देश में नहीं पाए जाते हैं। आज हम सभी लोग जान रहे होंगे कि अभी जो है कोरोना वायरस महामारी से जो लड़ रहा है पूरा दुनिया, इससे जो वैक्सीन जो है अभी तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन उसका कंट्रोल करने का जो दवा है वो भारत पूरे दुनिया के देशों को, ब्राज़ील को, यूएसए को, ठीक है, मैं कल आज का अप टू डेट न्यूज़ बता रहा हूँ। आज का डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो एक भेजे हैं, न्यूज़ में दे रहा था आज तक की न्यूज़ में, उसमें बताया है कि मैं प्रत्येक दिन, इंडिया से जो दवा भेजा गया है वो मैं प्रत्येक दिन एक टैबलेट खाता हूँ कोरोना से बचने के लिए। अब समझ लीजिए कि हमारे जो भारत के जो दवा भेजा गया है दुनिया के अन्य देशों में, ब्राज़ील में, अमेरिका में और इंडोनेशिया वगैरह देशों में, फिलीपींस वगैरह में, फ्रांस, जर्मनी में, उन सभी देशों को जो भेजा है दवा, कोरोना से लड़ने की क्षमता रख रहा है वो दवा। उसको संरक्षण एक प्रकार से, भले वैक्सीन तैयार नहीं हुआ लेकिन संरक्षण कर रहा है, कुछ लोगों को ठीक भी कर चुका है। तो इस माध्यम से ये प्रतिफल है हमारे देश का, ये 15,000 प्रजातियां जो पाई जाती है, क्योंकि इन्हीं सभी दवाई जो बनता है वो पेड़ पौधों की जड़ों से तैयार होता है। अगर भारतीय मूल की प्रजातियां जो है जड़, पेड़, वो यहीं सिर्फ मिलता है, दुनिया के अन्य देशों में नहीं मिलता है, और उससे अगर कुछ दवा विकसित हो जाता है तो दुनिया के देश में इसका मांग तो बढ़ेगा ही। तो इस तरह से भारतीय मूल के प्रजातियां जो वृक्ष हैं, वनस्पति प्रजातियां, वो 15,000 हैं। ठीक है, उसके बाद फूलों की प्रजातियां हमारे देश में भी पाई जाती है 15,000। तो फूलों की प्रजातियां जो इसी के अंतर्गत आता है, वो हमारे भारतीय मूल के भी हो सकते हैं या विदेशी मूल के भी हो सकते हैं, लेकिन इस 47,000 के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो हमारे भारत में ये वनस्पति जात और प्राणी जात का विवरण था। अब है थोड़ा समझना है कि हमारे भारत में विश्व के जितने भी जैव विविधता पाए जाते हैं, कुल वनस्पति प्रजातियां, जितने भी तरह के प्रजातियां हैं, चाहे वो वनस्पति जात हो या जीव जंतु जात हो, प्राणी जात हो, इसमें से जैव विविधता का 8% हमारे देश में, लगभग 16 लाख, ठीक है, 8% भारत में पाए जाते हैं। जितना पूरा दुनिया में पाया जाता है वनस्पति जात या प्राणी जात, उसका 8% भारत में, और वो 8% लगभग कितना होता है? 16 लाख जीव जंतुओं या वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती है इंडिया में, पूरे दुनिया का। और ये भारत में जो है, अब सोचने वाली बात है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण से वनों को और वन्यजीव संसाधनों को क्या कर रहा है? तो विनाश करते चल रहा है, जिससे क्या हो चुका है कि एक अनुमान, एक सर्वेक्षण के तहत आंकड़ा लगाया गया है कि भारत में 10% वनस्पति और 20% स्तनधारी जीव धीरे धीरे क्या हो चुके हैं? लुप्त हो चुके हैं। अर्थात इसको अब लुप्त होने का खतरा है, मीन्स अभी लुप्त नहीं हुए हैं, आने वाले समय में लुप्त हो सकते हैं। कैसे? यदि यही प्रक्रिया, यही परिस्थितियाँ जो अभी हम विनाशकारी करने का काम प्रकृति को कर रहे हैं, अगर वही प्रक्रिया जारी रहा तो ये 10% से लेकर के वनस्पति और 20% जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो जाएगा। लेकिन अभी खतरा बना हुआ है, इसलिए हम लोगों को कर्तव्य होता है कि हमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि 2015 के अनुसार में अगर देखा जाता है तो हमारे देश में 79.42 मिलियन हेक्टेयर वन, ठीक है, 79.42 मिलियन हेक्टेयर वनस्पति जो है, वो इसका कुल क्षेत्रफल, जितना भी हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है, हमारे देश में अभी 79.42 मिलियन हेक्टेयर वनस्पति है।
भारत में 2015 के आंकड़ा के अनुसार। ठीक है, जो कुल क्षेत्रफल का अभी कितना है 24.16%। जो हम पहले चर्चा किए कि टोटल कितना चाहिए 33% वनस्पति होना चाहिए कुल क्षेत्रफल का, लेकिन हमारे भारत में अभी भी कितना है 24.16% भूमि पर वनस्पति है। इससे क्या है कि हमारे अभी भी पहले मतलब पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अभी भी वनों का संरक्षण करना अनिवार्य है, वनों को विकास करना अनिवार्य है, जिससे सघन वन इसमें से जितना है उसमें से सघन वन कितना है 12.2%, खुला वन कितना है 9.14% और मैंग्रोव वन कितना है 0.14%। अब थोड़ा समझ लीजिए सघन वन क्या है, खुला वन क्या है और मैंग्रोव वन क्या है। सघन वन क्या है कि जिसमें घना जंगल, सघन मतलब ही होता है घना, ठीक है, अर्थात वहाँ बहुत सारे प्रजातियाँ जीव जंतुओं पेड़ पौधों की बहुत सारी अनेकों प्रजातियाँ वहाँ क्या होते हैं बहुत सटे सटे भागों में पाए जाते हैं, अर्थात सदाबहार जंगल जहाँ होगा काफ़ी घना होगा वैसे वन को कहते हैं सघन वन। और ये भारत में कितना परसेंट सघन वन है, लगभग 12.2% सघन वन है। खुला वन क्या होता है, जो अपने आप में खुला मतलब वहाँ पे कोई भी चारागाह भी आराम हो जाता है, लोग पशुओं को चराने के लिए लकड़ी काटने के लिए थोड़ा सा चले जाते हैं, जो खुले टाइप में होते हैं जो वहाँ सब लोग आवागमन कर सकते हैं, वैसे वन खुला वन होते हैं जो 9.14% है। और मैंग्रोव वन जो होता है वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही विकास होता है मैंग्रोव वनों का। ठीक है, जैसे कोलकाता में मैंग्रोव वनस्पति, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, सब तटीय क्षेत्रों में लगभग मैंग्रोव वनस्पति है, जो हमारे कुल भारत के क्षेत्रफल का जितने भी वनस्पति है उसका 0.14% भाग मैंग्रोव वन का आता है। ये था आपका इसका सारांश। नेक्स्ट है 2013 के अनुसार, ठीक है, 2013 के अनुसार क्या हो गया कि सघन वन जो है वो अभी 2015 का आंकड़ा दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन 2013 के बाद से सघन वन में कितना 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन ठीक है नेचर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसके अनुसार जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुए थे, इसके अनुसार जैव विविधता को अर्थात जीव जंतुओं और वनस्पति जात को मुख्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम लोग इन 6 वर्गों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है सामान्य जातियाँ जो यहाँ पाए जाते हैं। सामान्य जातियाँ कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में अभी पाए जा रहे हैं, भूमि पर जितने भी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ सामान्य रूप से देखने को मिलता है, पाया जाता है, उसको सामान्य जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात जो अभी जीवित हैं और जो दिखाई देते हैं, जीवित रहने वाले जितने भी प्राणियां हैं या पेड़ पौधे हैं वो सभी सामान्य जातियां हैं जो अभी पाए जाते हैं। ये कौन कौन है, पशु है, साल है, चीड़ है, रोडेंट्स वर्ग के लोग हैं। रोडेंट्स मतलब होता है रेंगने वाले, ठीक है, वो सभी जो हैं इसमें आते हैं सामान्य जातियों में। ठीक है, नेक्स्ट है संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त मतलब संकट में है, कभी काल नाम सुनते हैं संकटापन आ गया, ठीक है, तो संकटापन कहने का मतलब है कि संकटग्रस्त के रूप में है, आने वाले दिनों में संकटग्रस्त हो सकता है, मतलब वो समाप्त हो सकता है। कह रहा है कि जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, अभी लुप्त नहीं हुआ है लेकिन लुप्त होने की खतरा है। हुआ क्या है कि अभी जिस तरह से प्रकृति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है मनुष्य के द्वारा, अगर ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहता है तो वे सारे जीव आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। और ऐसे जीवों को संकटग्रस्त जातियों में रखा जाता है, मतलब उन जीवों में संकटपन आ गया है, संकट आ गया उन जीवों में कि हम आने वाले दिनों में यदि हमें प्राकृतिक रूप से संरक्षण नहीं प्रदान किया जाए तो वो निश्चित रूप से वो विनाश हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। और वैसे में है काला हिरन है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेरपूछ वाला बंदर। शेरपूछ वाला कहने का मतलब है कि वहाँ एक बंदर होता है जो शेरपूछ वाला, शेर का जिस तरह से पूछ होता है उस तरह से उस बंदर का पूछ होता है, इसलिए उसका नाम रखा जाता है शेरपूछ वाला बंदर। ठीक है, या संगाई जिसको मणिपुरी हिरन भी कहा जाता है, ये सभी संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ बनता है कि निम्न में से कौन सी जातियाँ संकटग्रस्त की जातियाँ हैं, कौन सी जातियाँ लुप्त वर्ग की जातियाँ हैं, कौन सी जातियाँ सुवेद्य वर्ग की जातियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या बोल देगा कि काला हिरन किस प्रकार की प्रजातियाँ हैं,
सामान्य वर्ग की प्रजाति है, संकटग्रस्त की है, लुप्त की है, सुवेद्य की है। तो वहाँ भी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेपीएससी यूपीएससी के लिए, जो बहुत कंफ्यूज करता है। इस पर ज़्यादा स्टूडेंट फोकस नहीं करता है इस सब क्वेश्चन पर, जबकि यहीं से उठाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है सुवेद्य जातियाँ। सुवेद्य जातियाँ भी उसी को कहा जाता है, अर्थात ये भी जातियाँ जो है इनकी संख्या कम है धरती पर। इसकी संख्या था ज़्यादा लेकिन खतरा हो गया है। इसकी संख्या ऑलरेडी कम है धरती पर, पहले से कम पाए जाते हैं इसकी प्रजाति, और इस पर क्या हो गया है, विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव डाला जा रहा है। कहने का मतलब है कि जीना चाह रहा है लेकिन मनुष्य उसके रहने योग्य आवास को, खाने पीने की वस्तुओं को, सबको विनाश कर दे रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, सुवेद जातियाँ, इसकी संख्या पहले से कम है और इसकी विपरीत प्रभाव के कारण से, विपरीत परिस्थितियों के कारण से ये क्या हो रहे हैं कि घटते जा रहे हैं। अगर जिस तरह से मानव कुकर्म धरती पर, पृथ्वी पर कर रहा है, वन पर कर रहा है, अगर वो परिस्थितियां जारी रही तो निश्चिंत इसकी संख्या घट करके क्या हो जाएंगे, सारे सुवेद्य प्राणी संकटापन्न की स्थिति में आ जाएंगे, यानी विलुप्त होने के कगार पर पहुंचेंगे और ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगे। जिसमें से एग्जाम्पल्स में है नील भेड़। एक्चुअल में ये बहुत कम पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, और पाए भी जाते हैं तो बहुत कम प्रजाति के रूप में पाए जाते हैं। एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन भारत के पशुओं में बहुत सुप्रसिद्ध पशु है। ठीक है, जो मछली वर्ग में आता है, लेकिन ये जो है वो विशेष रूप से सिर्फ इंडिया के कहाँ पाए जाते हैं, तो इस गंगा डॉल्फिन का ज़्यादातर उदाहरण चिल्का झील में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में। तो इस तरह से ये सब सुवेद्य जातियाँ हैं। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ नाम से कभी काल नहीं सुनते होंगे कि बड़ी दुर्लभ से मिला ही सामान हमको। दुर्लभ मतलब होता है बड़ा नसीब से, जो कभी नहीं मिल रहा था, बहुत खोजे तो अचानक मिल गया, कभी काल मिलता है। ठीक है, तो उसको दुर्लभ जातियाँ सुनते हैं। हमारे घर तरफ में बताते हैं विद्यार्थीगण, हम लोग के घर तरफ में कहता है, एक साग सब्जी में बनाते हैं तो एक साग आता है जिसका नाम है तीता साग। नाम सुने होंगे आप लोग तो ठीक है, लेकिन हमारे घर तरफ जानते हैं कि तीता साग लोग जो हैं, माताएं लोग जो हैं, महिलाएं लोग 5 से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। तो कभी कल लाता भी है खोज करके, महिलाएं लोग लाते भी हैं, तो बोलते हैं बड़ी नसीब से मिला है, बड़ी दुर्लभ से मिला है। दुर्लभ का मतलब है कि बहुत खोजने के बाद इनकी एक्चुअल में संख्या कम है, घट गई है, बहुत नसीब से कहीं कहीं मिलता है ये चीज़ें। ठीक है, दुर्लभ जातियाँ, इनकी संख्या ऑलरेडी कम है, और यदि ये सुवेद्य वर्ग में भी आते हैं दुर्लभ जातियाँ, जिसकी संख्या कम हो, सुवेद्य, और इसकी संख्या भी कम है, जो कभी काल कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, ये विषम परिस्थितियां अगर जारी रहे तो ये भी दुर्लभ जातियां भी आने वाले दिनों में संकटग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी विलुप्त हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का कर्तव्य है कि इनको संरक्षण प्रदान किया जाए। उदाहरण के लिए और क्या बोला जा सकता है, सभी सुवेद्य इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्थानिक जनजाति, स्थानिक जातियाँ। स्थानिक मतलब क्या होता है, विशेष किसी स्थान पर ही कोई जाति मिलता हो, कोई वनस्पति जाति या प्राणी जाति किसी विशेष क्षेत्र में ही मिलता हो, उसको स्थानीय जातियाँ, स्थानिक जातियाँ के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या है कि एग्जाम्पल्स के लिए अंडमानी टील, ये सिर्फ अंडमान में ही पाया जाता है, विशेष क्षेत्र में ही मिलेगा, दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा। ठीक है, निकोबारी कबूतर, ये कबूतर का नाम ही है निकोबारी कबूतर, जो अंडमान और निकोबार का दक्षिणी भाग है। ठीक है, वो निकोबारी कबूतर निकोबार में पाया जाता है। अंडमानी जंगली सूअर हो गया, और अरुणाचल प्रदेश में मिथुन हो गया। ये सभी जो हैं आपके विशेष रूप से स्थानिक जातियों में आते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट छठा है, वो है लुप्त जातियाँ। लुप्त कहने का मतलब है कि अब ये धरती पर कहीं नहीं मिलता है। पृथ्वी अर्थात इसके रहने लायक जगह, ठीक है, को खोजा गया, जहाँ पर ये रहता था जीव जंतुएं, उस जगह जा करके उसको सर्च किया गया, खोजा गया, लेकिन वहाँ पता चला कि वो मिलता ही नहीं है। पहले पृथ्वी पर था, अब ढूंढने के बाद भी नहीं दिखाई देता है, मिलता नहीं है। तो वैसे प्रजातियों को विशेष रूप से लुप्त प्रजातियों में शामिल कर दिया गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संकटाग्रस्त, सुवेद्य और लुप्त, ये तीनों से कंपटीशन से क्वेश्चन रहता है।
ठीक है। तो लुप्त जातियों में कौन कौन से? पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुका है, खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा। अब है इसमें एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख हो गया, ठीक है, हुबर्डिया हो गया, ठीक है, हुबर्डिया, हेप्टान्यूरॉन जिसको कहते हैं, ये घास की प्रजाति है। ये सब अब खोजने के बाद भी उस स्थान पर नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको लुप्त जातियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर इससे संबंधित और ज़्यादा जानकारी देंगे। धन्यवाद।